नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरआरबी टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, और उसमें मैंने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उठाए आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 9th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, अगर मैं इंडिया में स्टेट्स की बात करता हूँ तो कितनी स्टेट्स है इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं, और यूटी कितनी है? 8 यूटीज है। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में आता है तो कभी कभार आप गलत कर सकते हैं। अगर मैं पल्स की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा पल्स कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है, जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ द मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। यदि राज्यसभा द्वारा धन विधायक में परिवर्तन संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? देखिए, मनी बिल के बारे में बताता हूँ आपको मैं। मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में दिया गया हुआ है। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है मनी बिल का। जो मनी बिल होता है उसमें साइन किसके होते हैं? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्पीकर होते हैं ना, हमारे जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उसमें साइन होते हैं मनी बिल। वो साइन करते हैं मनी बिल में। लोकसभा स्पीकर साइन करते हैं मनी बिल में। उसके बाद जो मनी बिल है वो लोकसभा से जाता है राज्यसभा में। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है मनी बिल। प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकते मनी बिल। जो मनी बिल है उसको प्रेसिडेंट भी डिनाई नहीं कर सकते, उसको पास करना ही पड़ेगा उन्हें। अगर मान लो कि जो राज्यसभा है उन्होंने बिल अमेंड कर दिया, ठीक है, कोई भी दिक्कत हुई मनी बिल में, और राज्यसभा ने वापस लोकसभा के पास ये बिल भिजा दिया, तो जो लोकसभा है ना हमारी, लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको डिनाई भी कर सकती है। लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है मनी बिल के तहत। तो लोकसभा जो राज्यसभा ने बिल बजाया है ना, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई करके आगे भी बढ़ा सकती है। जैसे मान लो लोकसभा ने डिनाई कर दिया कि हमें कुछ अमेंड नहीं करना इस मनी बिल में, और वापस राज्यसभा के पास भिजा दिया, फिर राज्यसभा को बिल पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे राज्यसभा। जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ने बिल भेजा लोकसभा के पास और कुछ अमेंडमेंट ही करना पड़े, ऐसा नहीं है। लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है अगर मनी बिल की बात होती है तो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, लोकसभा में बी स्टिल प्रोसीड द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के पास पावर है मनी बिल के तहत कि वो एक्सेप्ट करे और या डिनाई कर दे जो राज्यसभा का रिकमेंडेशन है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानिक एजेंसी है? देखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी की बात करता हूँ तो वो यूपीएससी हमारी, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन है हमारा, और इलेक्शन कमीशन। ये हमारी जो तीनों है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। मगर जो नीति आयोग है ना, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूँ तो आर्टिकल 115 से लेकर 123 तक आर्टिकल आता है यूपीएससी का। अगर मैं फाइनेंस कमीशन की बात करता हूँ तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आता है। और इलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ, इसका आर्टिकल जरूर आएगा एग्जाम में, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का। तो आर्टिकल 224 इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी है। देखिए, 15 मार्च 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 में। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और हमने नीति आयोग बना दिया। कब बना दिया? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 1915 में नीति आयोग बना दिया गया था प्लानिंग कमीशन को खत्म करके। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत आता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर मैं चेयरमैन की बात करता हूँ कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है और चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के हमेशा जो चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के पीएम होते हैं। तो अभी पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अभी नीति आयोग के चेयरमैन है मोदी जी। देखिए, नीति आयोग के 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक आता है वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, तो वो है सुमन बेरी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आता है सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। BVR सुब्रमण्यम ये सीईओ है नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा इंडिया के पीएम होते हैं। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी इंडिया के पीएम है, और ये नीति आयोग के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नो ऑयल रिफाइनरी मेंशन बिलो। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भी ऑप्शन दिया है चारों में से ऐसी कौन सी जगह है जिसमें ऑयल रिफाइनरी नहीं है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर नहीं है? ये हतिया में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हतिया कहाँ पर है? हतिया रांची के पास पड़ता है। और रांची कहाँ पर है? रांची झारखंड का है। रांची झारखंड की कैपिटल है। तो देखिए, हतिया में एक इंडस्ट्री है जो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। ये लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। ये लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है इंडिया की, जो कि हतिया में है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हतिया में क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है।
ये कंपनी का नाम है। ये लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी है इंडिया की, हतिया में है वो भी, और हतिया है झारखंड में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं ऑयल रिफाइनरी की बात करता हूँ तो 1901 में दिग्बोय रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोय रिफाइनरी आसाम में है, और ये इंडिया की फर्स्ट रिफाइनरी थी। याद रखो, इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी थी दिग्बोय रिफाइनरी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बरौनी उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ भी रिफाइनरी है। नौनमती ये आसाम में है, और कोयली कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और इन सब जगह ऑयल रिफाइनरी है, मगर हतिया में रिफाइनरी नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क होता है, और लार्जेस्ट इंजीनियरिंग वर्क होता है हतिया झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने वस्तुएं हैं? देखिए 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो 11th शेड्यूल पंचायती राज का है। 11th शेड्यूल। अगर मैं पंचायत की बात करता हूँ तो आर्टिकल 243 से, आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज का आर्टिकल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूँ, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, और इसको इम्प्लीमेंट कब करा था? याद रखो, इम्प्लीमेंट करा था इसको 1993 में। तो अमेंडमेंट याद रखो, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, और इम्प्लीमेंट हुई थी 1993 में। और आर्टिकल है पंचायत का आर्टिकल 243 ए। और पंचायत कितने सब्जेक्ट में कानून बना सकता है? तो 29 सब्जेक्ट की बात होती है पंचायती राज में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर सोर्स इज? पुण्य पूर्ति योग्य भूजल संसाधन में सबसे समुद्री राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन? निम्नलिखित में से नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने और कब दिया था? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नोरियो तानियोगुची। तो नोरियो तानियोगुची ने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड दिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं। और ये बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिप्लीट कर रही है किसको? जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को खत्म कर रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। एक आप याद रखो, वियना प्रोटोकॉल। जो वियना प्रोटोकॉल है वो कब आया था? तो वियना प्रोटोकॉल 1985 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विस्कस? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक चिपचिपाता है? एल्कोहल, वाटर, हनी या गैसोलीन? तो देखिए सबसे ज्यादा चिपचिपाता कौन सा है? हनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, शहद बोलते हैं जिसको। ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कावेरी रिवर जल विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कावेरी रिवर डिस्प्यूट हुआ था, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कावेरी रिवर की बात करता हूँ तो कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मगिरी हिल्स है। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका से कावेरी रिवर निकली। फर्स्ट स्टेट हो गई कर्नाटका। तो वाटर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले स्टेट हो गई कर्नाटका। उसके बाद इसका पानी कर्नाटका से जैसे ही नीचे जाएगा तो केरल पड़ता है। केरल में भी वाटर जाता है कावेरी रिवर का। उसके बाद तमिलनाडु में जाता है कावेरी रिवर का वाटर, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पानी फ्लो होता है कावेरी रिवर का। उसके बाद कर्नाटका में। तो देखिए 3 स्टेट हो गई, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। उसके बाद जैसे बे ऑफ बंगाल के पास जाती है ना, केरकल बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो केरकल जगह पड़ती है पौंडुचेरी में, और पौंडुचेरी में भी कावेरी रिवर है, इसलिए चौथी स्टेट है पौंडुचेरी। तो 4 स्टेट में डिस्प्यूट है कावेरी रिवर का। पहली हो गई कर्नाटका, दूसरी हो गई केरला, तीसरी तमिलनाडु, और चौथा पौंडुचेरी। तो 4 स्टेट में कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसे घुमे फिरे आते हैं। आपको पौंडुचेरी जरूर याद रखना है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो पौंडुचेरी भूल जाते हैं कि कावेरी रिवर का डिस्प्यूट पौंडुचेरी में भी है। तो 4 स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडुचेरी, ये 4 स्टेट में कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। ये 9 पार्ट था जो मैं आपको जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ RPF और RRB टेक्नीशियन के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जैसे एग्जाम पास आएंगे ना, आप देखना कितना बेनिफिट मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही बचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MCQ IQ को।